नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा विद्यालय बोर्ड की। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं कक्षा का परिणाम 11 जून को घोषित कर दिया जाएगा। ये जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने दी। उन्होंने बताया कि 12वीं का परिणाम भी जल्द घोषित होगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा हालात में स्कूलों को खोलना जल्दबाजी होगी। अभी ना तो बच्चे स्कूल आने के लिए और ना ही अभिभावक उन्हें भेजने के लिए तैयार हैं। हालात सामान्य होने पर विचार किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के चलते सीबीएसई की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा का परीक्षाओं को रद्द कर दिए जाने के बाद कॉलेजों में दाखिले को लेकर भी असमंजस की स्थिति बन गई है। प्रदेश की सभी यूनिवर्सिटी में यूजी प्रथम वर्ष की दाखिला प्रक्रिया में बदलाव होगा। संभव है कि इस बार दाखिला प्रक्रिया दिसंबर तक चलेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने बच्चों की परीक्षा सीबीएसई के दूसरे ऑप्शन ऑब्जेक्टिव के अनुसार लेने का फैसला किया था, मगर अब सीबीएसई द्वारा 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द कर दिए जाने के बाद हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। खबरों में बात करेंगे अब राजनीति की। 3 पीढ़ियों से कांग्रेस से रिश्ता रखने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना मुख्य विपक्ष पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका है। यूपी में कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी को एक बड़े और भरोसेमंद ब्राह्मण नेता की तलाश थी। शायद अब बीजेपी की तलाश पूरी हो गई है। जितिन प्रसाद एक युवा ब्राह्मण नेता माने जाते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि जितिन की बदौलत सूबे में ब्राह्मणों की कथित नाराजगी दूर करने में कामयाबी हासिल हो सकती है। यूपी चुनाव में जाति समीकरण काफी अहम होता है। बीजेपी को अगर मिशन 2022 में कामयाब होना है तो वो ब्राह्मणों को अनदेखा नहीं कर सकती। यूपी में करीब 10 से 11%। साल 2017 में बीजेपी के कुल 312 विधायकों में 58 ब्राह्मण चुने गए थे। इनमें 9 ब्राह्मण विधायक मंत्री बनाए गए और ब्राह्मण समाज से आने वाले दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री बनाए गए। श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक, उपेंद्र तिवारी, नीलकंठ तिवारी और सतीश वेदी मंत्री बने थे। और यूपी से पहले कांग्रेस के लिए मुख्य वोट बैंक ब्राह्मण समुदाय का माना जाता था। यूपी में अब तक 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण रहे और सभी कांग्रेस पार्टी से थे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक यूपी पर राज किया है। आजादी के बाद राम मंदिर आंदोलन तक ब्राह्मण ज्यादातर कांग्रेस के साथ रहा। यूपी में आखिरी ब्राह्मण सीएम कांग्रेस के नारायण दत्त तिवारी थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं। मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसे लेकर काफी चर्चा हो रही है। कई कांग्रेस नेताओं ने जितिन प्रसाद को कांग्रेस छोड़ने को लेकर धन्यवाद कहा, तो वहीं कई कांग्रेस नेता हैं जो इसे दुखद बता रहे हैं। कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने जितिन प्रसाद के पार्टी छोड़ने को लेकर बयान दिया है। हरीश रावत ने कहा कि जितिन प्रसाद का पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना हमारे मुंह पर थप्पड़ की तरह है। ये दुखी करने वाला और दिल तोड़ने वाला है। हरीश रावत ने कहा कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को रीजनल पार्टी कहा और उस पार्टी से जुड़े जिसके खिलाफ उनका परिवार लड़ता रहा। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कांग्रेस का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। जितिन प्रसाद ने दिल्ली स्थित बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पीयूष गोयल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बड़े चांटे के समान है, मगर बहुत तकलीफ हुई।
जिस पार्टी में उनका सारा परिवार रहा और उस पार्टी को रीजनल पार्टी कहना, और जिस पार्टी के विरोध में उनके पिताजी सब लोग हमेशा लड़े खड़े रहे कांग्रेस की सिपाही के तौर पर, उस पार्टी को छोड़ कर के उस बीजेपी में जाना जिसके साथ हमेशा वो लड़े, तो मुझे ताजुब है। तो क्या सर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद यूपी में ये बड़ा झटका है? क्या गांधी जी ने रोकने की कोशिश नहीं की उन्हें? देखिए, पार्टीज को जब आज जो चुनाव हैं, वो कोई नेता ये कहे कि मैं उसको प्रभावित कर रहा हूं, अब जो अगले चुनाव भी होंगे वो फॉर और या एंटी होंगे, और जिस तरीके से सरकार का ग्राफ गिर रहा है, अगले चलिए खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं कोरोना के आंकड़ों पर। कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग एक बार फिर से कटघरे में खड़ा है। इस बार मौत के आंकड़ों को छुपाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सरकार की ओर से जारी होने वाले कोरोना मौत के आंकड़ों में एक दिन के अंतराल में 3000 से ज्यादा का अंतर होने के कारण स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आंकड़ों में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। विभाग की ओर से ज्यादा पीड़ित परिवार को मदद करने की कोशिश की जा रही है। जिन लोगों का नाम किसी वजह से छूटा है, उनका नाम भी इकट्ठा किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। मंगल पांडे ने कहा कि जिस बड़े हुए हालात आंकड़ों को देखकर सवाल उठा रहे हैं, वो सही आंकड़े हैं। विभाग की तरफ से सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर ज्यादा से ज्यादा मौत के आंकड़े जुटाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद सही आंकड़े आए हैं। सरकार की मंशा ये है कि जो भी इस कोरोना के संकट के समय में किसी भी परिवार में मृत्यु की दुखद घटना हुई है, उन परिवारों तक जो सरकार के द्वारा सहायता राशि होती है, वह राशि उन परिवारों तक, उन घरों तक पहुंचाई जाए। इस दूसरे फेज में समाज के कई स्रोतों से, आप सब लोगों से भी यह जानकारी मिली कि मृतक जो हुए हैं इस कोरोना के कारण, उनके बारे में और जानकारी ली जाए और पता किया जाए, और भी संख्या हो सकती है। सरकार ने सभी के सुझावों को बहुत ही गंभीरता से लिया। हमने प्रोएक्टिव काम किया और सभी जिला प्रशासन और सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में बातचीत की गई। उनको यह निर्देश दिया गया कि आपके जिले में जो भी संस्थागत मृत्यु कोरोना के कारण भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो हुआ है, उसका संस्थानवार आप जानकारी पता करें। अगली खबर की और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के साथ बैठक की, जिसके बाद टिकैत ने मीडिया को बताया कि हम सभी राज्यों के सीएम से मिलेंगे। टिकैत ने कहा कि मैं बंगाल में सीएम ममता बनर्जी से मिला, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी प्रमुख से नहीं। जो लोग इस मुलाकात पर सवाल उठा रहे हैं, वो जवाब दे कि क्या मैं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से मिला, जिसके लिए मुझे भारत सरकार की अनुमति चाहिए होगी? क्या सीएम से मिलने के लिए किसी वीजा की जरूरत होती है? हम सभी राज्यों के सीएम से मिलेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल की सीएम से बातचीत में ये कहा कि देश में विपक्ष कमजोर है, हम अब सड़कों पर बैठे हैं। अगर विपक्ष मजबूत होता तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, इसके लिए साथ में आने की जरूरत है। और अभी मैं पंजाब जाऊंगा और वहां कांग्रेस की सरकार है। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वहां भी जाऊंगा। राज्य की नीतियों को लेकर मुझे सभी सीएम से मिलना है, जो प्रदेश बीजेपी की सत्ता वाले ही हैं। हो सकती है बंगाल के किसानों के लिए उन्हें पूरी योजनाओं का डाटा उन्होंने दिया अपना कि ये योजनाएं हमारी यहाँ पे चल रही है। और उन्होंने कहा कि हमने जो 3 काले कानून आ रहे हैं, उनके विरोध में पहले भी किसानों को समर्थन दिया, और हमारा समर्थन अब भी किसानों के साथ में हम खड़े हुए हैं। यहाँ की सरकार, ये उन्होंने कहा। आगे की जरूरत है, समन्वय करने की जरूरत है, ये भी बात हुई है। हमने ये कहा कि देश में विपक्ष कमजोर है,
जो हम सड़क पर बैठे, अगर देश में विपक्ष मजबूत होता तो हमें बैठने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए खबरों में बात करेंगे अब फैजाबाद की। फैजाबाद के भनकपुर इलाके में धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है और बगैर किसी भी अनुमति के ये कॉलोनियां बनाई जा रही है। अवैध रूप से कॉलोनियों में लगातार काम भी जारी है। यही नहीं, कच्चे मकान बनाकर 55 लाख रुपए में गरीबों को बेचा भी जा रहा है। सरकार द्वारा बिल्डरों पर नई कॉलोनी बनाए जाने पर रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी फैजाबाद में बिल्डर धड़ल्ले से सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं फैजाबाद के डीजीपी डिपार्टमेंट ने भी चुप्पी साधी हुई है। वहीं बात करें अधिकारियों की, तो अधिकारी की मिलीभगत से भी ये अवैध कॉलोनियां बसाई जा रही है। ये नज़ारा है फैजाबाद के भनकपुर इलाके का, जहां अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही है। अगली खबर की ओर। फैजाबाद को देश के 100 स्मार्ट सिटी में शुमार किए जाने के बाद देश की जानी मानी कॉस्मिक प्रोडक्शन हाउस डायमंड टून्स ने फैजाबाद स्मार्ट सिटी को अपनी नई सीरीज चाचा चौधरी और रॉकेट का अपहरण व चाचा चौधरी और नर्चरिंग नंबर हुड्डा में प्रमोट किया है। इसमें फैजाबाद के कई हिस्सों को फोकस किया गया है और फैजाबाद को सुरक्षित शहर के तौर पर दिखाया गया है। फैजाबाद स्मार्ट सिटी की सीईओ गरिमा मित्तल ने बताया कि चाचा चौधरी की नई कहानियों में फैजाबाद की सूरजकुंड, नीलम चौक, सीसीटीवी व साइकिल ट्रैक, सरकार की हरियाली को मुख्य तौर पर दिखाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के बुनियादी ढांचे को इस्तेमाल करने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है, जिससे इसे प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। सभी शहर वालों के लिए ये फायदेमंद हो। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का मतलब लोग अच्छे ब्लॉक, पार्क देना, पानी, सड़क जैसी बुनियादी चीजों को प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, लोगों की जिंदगी की गुणवत्ता सुधार हो। और उन्होंने कहा कि इस कड़ी में सीसीटीवी निगरानी, ग्रीन पार्क का विकास, स्मार्ट पोर्ट, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट के अलावा बाइसिकल राइडर्स को प्रमोट करने के लिए अलग से साइकिल ट्रैक उपलब्ध कराना है। बताइए, जब हम बोलते हैं हम स्मार्ट हैं और हम इंडियन हैं, इंडियन स्मार्ट सिटी, तो आपको क्या लगता है कि हमारे पास कौन सा कार्टून कैरेक्टर होना चाहिए? मुझे तो अपने बचपन की याद आई और जब मुझे पता लगा कि चाचा चौधरी ऐसे काम करते हैं, जैसे कि उन्होंने कुंभ के मेले की बुक्स बनाई, उन्होंने और भी कुछ आई थिंक कोई मिल्क डेयरी के लिए भी उन्होंने एक कॉमिक्स बनाई थी, तो आई थिंक स्मार्ट सिटी को पीछे नहीं रहना चाहिए। और अगर इंडियन स्मार्ट सिटीज़ हैं, अब मैं ये तो नहीं बोलती कि हमने स्मार्ट सिटी बना लिया तो हमने फरीदाबाद में कोई रोड को हमने वेस्टर्न कल्चर से जोड़ दिया। हमारा इंडियन कल्चर है और हमारा इंडियन कल्चर, हमारे इंडियन कार्टून्स हैं। और चाचा चौधरी की टीम बोलती है कि 8 साल से लेकर 80 साल के सब लोग उसको पढ़ते हैं, तो मुझे उससे ज़्यादा अच्छा विकल्प नहीं मिला। जबकि हर बच्चा मुझसे मांग मांग कर वो बुक मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे साइकिल्स फॉर चेंज के बारे में वो कॉमिक्स पढ़नी है। तो अगर बच्चे खुद मांग कर ये बुक पढ़ेंगे तो स्मार्ट सिटी के लिए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। तो मैं तो थैंकफुल हूँ कि चाचा चौधरी टीम ने हमारे साथ काम किया और हमें इन्होंने कॉमिक्स हमारे पूरे डिज़ाइन करके दी। और इनफैक्ट मैंने उनको ये भी रिक्वेस्ट की है कि सिर्फ मुझे कॉमिक्स जो है हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, मैं सॉफ्ट कॉपी चाहती हूँ, क्योंकि स्मार्ट सिटी में हम डिजिटल ज़्यादा उस पर अहमियत देते हैं। तो मैंने डिजिटली भी आप लोगों के साथ सर्कुलेट की है और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चा, बड़ा, बुजुर्ग कोई भी पढ़ना चाहे उसको आप फ्रीली ये सर्कुलेट करें। चलिए खबरों में बात करेंगे पलवल की। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पलवल में 20 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जिला पलवल में लघु सचिवालय स्थित सरल केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने हथीन के गांव मिटकोला में 6 करोड़ 90 लाख 85 हजार रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गांव खाम्बी में 3 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, गांव भिड़ुकी में 6 करोड़ 36 लाख 44 हजार रुपए की लागत से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और गांव असावटा में 57 लाख 53 हजार रुपए की लागत से सब हेल्थ सेंटर और गांव रामगढ़ में 2 करोड़ 66 लाख 22 हजार रुपए की लागत से खेल स्टेडियम के निर्माण का शिलान्यास किया।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जा रहा है। पलवल जिले में भी समान रूप से विकास कार्य किए जा रहे हैं। पलवल जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकार सबका साथ और सबका विकास की नीति के तौर पर काम कर रही है और इसे लेकर आगे बढ़ रही है। मनोहर जी ने पलवल जिले के 5 शिलान्यास रखे हैं और जिनकी लागत 45 करोड़ के आसपास है और सबसे ज़्यादा होटल, हथीन और पलवल के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पूरे हरियाणा में आज 1100 करोड़ के आसपास शिलान्यास रखे हैं और मैं इस बात को मुख्यमंत्री को बहुत बधाई, बहुत मुबारक कि पलवल जैसे इलाके को हमेशा समानता सब जिलों के बराबर जो सम्मान मिला है और पलवल और फरीदाबाद के लिए कोई मुख्यमंत्री को पहले भी कभी नहीं छोड़ी, आज भी नहीं है। और जितने विधायक काम बताएंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सबको काम कराएंगे। बढ़ती खबर की ओर जिला कपूरथला के गांव नाथू चाहल के रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गांव में मौजूद सरपंच इंद्रजीत सिंह और अन्य कुछ सरपंचों पर पुलिस राजनीतिक दबाव के तहत उनकी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया था। पिता पुत्र द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद गांव नाथू चाहल कपूरथला के कांग्रेसी सरपंच इंद्रजीत सिंह ने मीडिया के समक्ष अपने निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गाँव के रहने वाले लेबर सिंह और उनके बेटे अवतार सिंह पर लगाए गए आरोपों का खंडन किया। जो उन लोगों ने आरोप लगाए थे उनका खंडन किया और क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। सरकार ने सीगा भी कल लेबर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीगी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਝੂਠ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਲੇਬਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੇ ਕੁਛ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਰਾ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੇਬਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂ ਚਾਹਲ ਤੇ ਇਹ ਲੇਬਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੱਲ ਮਤਲਬ ਦਿੱਤਾ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਆ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਆ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਧ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਉਹੋ ਹੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਪਿਆ ਆ ਬਿਲकुल पुलिस ਵੱਲੋਂ पूरी कार्रवाई करके दरखास्त साड़ी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिजली पानी की समस्या दूर न होने पर बिजली घर को आग लगाने की चेतावनी दे डाली और मदीना गांव के ग्रामीणों ने भारी संख्या में बिजली घर में पहुंचकर पहले मुख्य गेट को ताला जड़ दिया और सरकार व प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर की। साथ ही साथ उन्होंने जमकर रोष भी प्रकट किया। ग्रामीणों ने बताया कि गाँव में 4 घंटे बिजली आती है और उसमें अनेक कट लगने के बाद भी बिजली आती है। गांव की महिलाओं ने बताया कि लगातार 1 घंटे भी लाइट नहीं आती जिससे घरेलू कार्य करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं ने बताया कि इस तपती गर्मी में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। पहले ही लॉकडाउन कोरोना की वजह से पढ़ाई प्रभावित हुई है और बिजली कर्मियों की वजह से वहीं बाकी की बची कुची पढ़ाई भी अब प्रभावित हो रही है। समस्या है। आज हम बिजली के लिए आए हुए हैं, 10 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान है हमें। रात में भी लाइट नहीं, दिन में भी लाइट नहीं आएगी तो कट लगेंगे ना तो हम आटा पीसणगे ना हम शरनी काटणगे और भाई ना हमारे बालक पढ़ाई कर सकते ना कि मैं तो लॉकडाउन में हूँ बैठा बैठ गया शिक्षा का तो और कि मैं भाई बिजली वाला ने भी लाग लूग का बैठा दिया ना। और भाई हम तो यह रिक्वेस्ट करें बिजली वाले भाई आता है भाई सरकार में बिकने की कोशिश में ना करो। सरकार ने तो दिया बैठा बैठा भाई तुम अपने सच्चे दिल से इस देश की सेवा कर लो। गाँव में लाइट छोड़ दो। गाँव में बहुत ही गरीब तबके के आदमी रहे हैं, किसी तरह की उन पे फोर्समेंट मत लगाओ ना। अब भाई हम लाइट कब छोड़ेंगे कब नहीं छोड़ेंगे कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए ना। भाई आज तक की जब से खंबे लगे हैं बिजली के गाँव में लाइट नहीं मिल रही है बढ़ती है। अरे मैं भाई कहाँ है अब भाई मीटर लगवा बैठी का मन है सब ना बेरा थे। अगर आप हमारे गांव जगमग में आए वो भी ये मना कर रहे हैं ये तो उस हिसाब से जो भी शेड्यूल होगा हम इसको जो भी इनकी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे। हम गांव की जो भी दिक्कतें हैं उसको दिक्कत क्या दिक्कत है
एक तो ये कह रहे हैं भी हमारा जो स्टाफ है वो कम है, क्योंकि अब रिटायरमेंट के कारण अब हमारे पास इतना स्टाफ भी नहीं रहा। तो हम कोशिश करते हैं जितना इनके कोई कमी ना आए, जो जहाँ से भी अरेंज करेंगे उसको करवाते हैं। तो जो कट लगते थे, हाँ जी, तो उसमें कुछ कमी आएगी? नहीं, इस गांव के तो लॉसेस बहुत ज़्यादा है, हाई लॉसेस का गांव है ये, जिसके अंदर जो हमारे T&D लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम तो इन्हें कह रहे थे अगर आप हमारा गांव जगमग में आप आएंगे तो हम आपको 24 घंटे कर देंगे सप्लाई। तो ये अभी इसमें कह रहे हैं अभी हम एग्री नहीं है। बिल नहीं भरते क्या? ये बिल नहीं भरते? बिल नहीं है, बिल तो जो है MMC के बिल हो गए जैसे। एक्चुअली क्या है, इन लोगों का जो हमारा एक्चुअल लॉसेस है, जब तक वो हमारा गांव जगमग के अंदर या मीटर हमारे जो पोलों पे नहीं आते। बात करेंगे अब चरखी दादरी की। चरखी दादरी जिले की सब्जी मंडी में कोरोना नियमों की अवहेलना होते हुए साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोरोना महामारी ने जिस प्रकार से दादरी जिले में तांडव किया, उसके तहत सरकार ने सख्ती करते हुए बाजारों में सब्जी मंडियों के खुलने का एक विशेष समय निर्धारित कर दिया था। इसी के अनुरूप चरखी दादरी सब्जी मंडी में भीड़ देखकर ऐसा लगता है कि लोग अभी पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। इस तरह से भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग में मास्क के नियमों का पालन न होने पर कोरोना महामारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला प्रशासन को मंडी यूनियन को ये निर्धारित करना होगा कि सब्जी मंडी में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की रिपोर्ट नेगेटिव हो और सभी सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रखें। जब इस बारे में मंडी प्रधान नंदलाल से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि सुबह सुबह मंडी में अत्यधिक भीड़ लग जाती है, बार बार लोग नहीं मानते। ऐसे में प्रशासन की मदद से जल्द ही व्यवस्था बनाई जाएगी। काम होता है, इतनी थोड़ी सी भीड़ तो रहती है। हमने इनको बार बार कहा, सबको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भीड़ कोशिश कम से कम हो। ऐसा है, मंडी में सुबह सुबह काम होता है, जब सोशल डिस्टेंस तो रखा ही जाता है। हम दुकानदार अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भीड़ ना हो, सोशल डिस्टेंस रखा जाए। इतनी भीड़ पहले ज़्यादा, अब तो बहुत कम है, पहले इतनी भीड़ नहीं है, भीड़ बहुत ऐसे नहीं, बहुत कम है। कोशिश करिए कि कम से कम भीड़ हो। चलो यार तुम फिर, मैं दुकानदारों से अपील करता हूँ सबसे रोजाना डेली के मास्क लगाए, बिना मास्क के कोई ना रहे। और जो कस्टमर मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।